सो लास्ट हम लोग डिस्कस करते रिएक्ट में JSX। तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। लार्ज ब्लॉक ऑफ हम लोगों ने देखा, फ्रेगमेंट के साथ हम लोगों ने देखा एग्जांपल। एलिमेंट्स का क्लोज होना क्यों ज़रूरी है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कि आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा के अपने जो भी एलिमेंट्स जो नॉन कंटेनिंग है उनको डिफाइन करना है। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया या BR हो गया या HR हो गया, उसको आपने सेल्फ क्लोज ज़रूर से कर लेना है। अदरवाइज JSX विल थ्रो एन एरर इफ़ द HTML इज़ नॉट प्रॉपरली क्लोज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास नेम। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि अगर आपने कहीं पर क्लास नेम लिखा है और जब आप उसको इंस्पेक्ट करते हो तो आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन आपको दिखाई देता है वहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्लास नेम क्लास। तो क्लास को क्यों नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पर द क्लास एट्रीब्यूट इज़ मच यूज एट्रीब्यूट इन HTML, बट सिंस JSX इज रेंडर्ड एज जावास्क्रिप्ट एंड द क्लास कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड इन जावास्क्रिप्ट, सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट इन JSX। सो इंस्टेड ऑफ आपने यूज़ करना है क्लास नेम। तो क्लास नेम ऑटोमेटिकली क्लास ही बन जाता है जब आप इंस्पेक्ट करके चेक करते हो। सो JSX सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्लास नेम इंस्टेड। व्हेन JSX इज रेंडर्ड इट ट्रांसलेट क्लास नेम एट्रीब्यूट इनटू क्लास। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्लास नेम, तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बूटस्ट्रैप भी इसमें इंटीग्रेट करके दिखा दिया था। हाँ, ये डाला था हम लोगों ने। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आप क्लास नेम लिख के डालिए। तो जैसे कि हम लोगों ने index.js में या किसी फाइल में हमने ऐड किया था इसको, ये हटा दिया होगा बाद में। अच्छा, ये सब हमारे इफ़ भी हो गए थे हमारे, ये सब हमारा कंप्लीट था। चलिए आज हम लोग देखते हैं रिएक्ट के अंदर ES6 का टॉपिक। ठीक है, तो JSX तक डिस्कस करने के बाद हमारा पार्ट आएगा रिएक्ट में ECMA 6। अब ये जो ECMA 6 आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, सबसे बड़ा और मेजर अपडेट ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन ईयर 2015 में। सो व्हाट इज ES6? फुल फॉर्म ऑफ ES6 इज ECMA script 6. So ECMA script was created to standardize JavaScript and ES6 is the 6th version of ECMA script and it was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. So why should I learn ES6? So ES6 uses React use ES6 and you should be familiar with some of new features like classes, ठीक है, arrow functions, variables। वेरिएबल में क्या क्या होता है हमारे पास, let, constant and var। बंद कर लेना। नेक्स्ट एरे मेथड्स लाइक जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ था मैप, डीस्ट्रक्चरिंग, मॉड्यूल्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। सो जो हमारी पहले की जावास्क्रिप्ट थी और जो हमारा 2015 में JS इंट्रोड्यूस हुआ उसमें हमारे पास ये नए फीचर्स ऐड ऑन हुए। अब 2015 में जब क्लासेस इंट्रोड्यूस हुआ वो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया गया इंट्रोड्यूस होने के बाद, लेकिन अब धीरे धीरे क्लासेस का जो यूज़ है वो कम होता जा रहा है। डेप्रिकेट ही कह लो, एक तरह से डेप्रिकेट ही हो रहा है, बट ऑफिशियली नहीं है कि भाई जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि आगे जाके क्लास काम में ही नहीं आएंगे। है ये क्लास वो क्लास नहीं है, ये क्लास वो क्लास है जो तुम PHP में पढ़ के आए हो। ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं हम लोग, जैसे कार की क्लास बनाई, जैसे ब्रांड के नाम से क्लास बनाई, वो चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट जैसे तुम अगर मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ो तो हम लोग कंपोनेंट फंक्शन से भी बनाते हैं और हम कंपोनेंट क्लास से भी बना सकते हैं। ठीक है, बट क्लास में बहुत लेंदी कोड जाता है, फंक्शन में हमारा कोड शॉर्ट में निपट जाता है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहता है क्योंकि आप लोग फंक्शंस के थ्रू ही JS सीख के आए हो। तो ये है हमारे वो नए फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए 2015 के अंदर ES6 के अपडेट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लासेस के बारे में।
सो रिएक्ट ES6 क्लासेस, सो क्लासेस जो आपके इंट्रोड्यूस हुए ECMA 6 में, अ क्लास इज अ टाइप ऑफ फंक्शन बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन टू इनिशिएट इट वी यूज द कीवर्ड क्लास एंड द प्रॉपर्टीज आर असाइंड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर मेथड। तो जैसे कि मान लो आपने कोई क्लास बनानी है कार के नाम से, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, क्लास प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे फंक्शन के लिए फंक्शन लिखते हो, वैसे क्लास के लिए क्लास लिखना पड़ता है। अब रिएक्ट हो या जावास्क्रिप्ट हो, दोनों में जो एक चीज़ कॉमन जाती है, चाहे तुम PHP भी जैसे पढ़ के आए, तो क्लास का बिगिनिंग हमेशा कैपिटल से ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो कार हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इसके अंदर हम लोगों ने एक अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, जैसे कि नेम, और दिस डॉट नेम इक्वल टू हमने नेम को यहाँ पर बाइंड किया। अब ये कैसे काम करता है वो आगे आप समझ जाओगे। सो यहाँ पर नोटिस करना है द केस ऑफ द क्लास नेम, वी हैव बिगन द नेम कार with an uppercase character and this is a standard naming convention of for class. So now you can create object using the car class. So example, create an object called my car based on the car class. तो जैसे कि आपने यहाँ पर नेम को कंटेन कराया हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया एक वेरिएबल माई कार। अब जो भी आप क्लास डिफाइन करते हो, जैसे कार हो, गैराज हो, होटल हो, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जांपल के लिए न्यू कार, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ का है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात आती तो न्यू उसके साथ में होता है। जैसे न्यू डेट, डेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। फिर जैसे डेट में से क्या आप जब डेट ऑब्जेक्ट चलाते हो तो डेट, मंथ, ईयर, डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकेंड, सारे उसी के अंदर के पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके पास कंटेन रहती हैं। तो जैसे इस कार के पास अभी जैसे हमने सिर्फ नेम डाला हुआ है, आप इसका ईयर डिफाइन कर सकते हो, इसका मॉडल डिफाइन कर सकते हो, इसका कलर डिफाइन कर सकते हो, इसका जो भी आपको बॉडी टाइप डिफाइन करना हो, वो सारी चीज़ आप मल्टीपल देकर और उसको अपनी कन्वीनियंस के या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पर भी फैच कराना है करा सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप अपनी क्लास को कहीं पर फैच कराओगे तो फैचिंग के टाइम पर ये बन जाता है पूरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको लिखना होता है न्यू, ठीक है। तो कार क्लास क्या बन गया यहाँ पर, किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट न्यू कार। हमने यहाँ पर इसको वैल्यू क्या दिया, एग्जाम्पल हुंडई। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा था नेम। अब ये जो नेम है ये क्या है, पैरामीटर है ना। अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब ये दिस डॉट नेम जो है, ये नेम आपने यहाँ पर अपना वाला कॉल करा रखा है जो अपने पैरामीटर में दिया, और ये दिस डॉट नेम आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन दिस कीवर्ड इज प्री डिफाइन, आपको लगाना ही पड़ेगा इसको फैच करने के लिए। सो द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज, यानी कि आपका जैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब क्या हम लोग इसमें मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं, यस बिल्कुल पॉसिबल है। आप A, B, C, D, या जैसे कि एज किसी पर्सन का हो गया, नेम किसी पर्सन का हो गया, उसका जो भी प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं वो कॉमा लगा लगा के मल्टीपल डिफाइन करोगे, कंस्ट्रक्टर में सारी चीज़ें लिखते चले जाओगे। बात करते हैं मेथड कार, इसके क्लास के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। अब देखो ये चीज़ें जो होती है लुक लाइक अ फंक्शन होती है, बट इसके स्ट्रक्चर को देख के हमें सिर्फ फंक्शन नहीं बोलना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड, ठीक है। सो यू कैन ऐड योर ओन मेथड इन अ क्लास, सो क्रिएट अ मेथड नेम प्रेजेंट फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास एक प्रेजेंट के नाम से मेथड अवेलेबल है, ध्यान से देख लो, लुक लाइक अ ये फंक्शन है, बट मेथड में फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन के आगे फंक्शन कीवर्ड लिखा होगा, मेथड के आगे फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा होगा। अमन नहीं है ना, तो क्लियर है। तो फंक्शन में और मेथड में क्या डिफरेंस है, फंक्शन कीवर्ड मिसिंग मिलेगा आपको, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न सिंगल कोट डबल कोट दोनों ही एक्सेप्टेबल है, लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डबल कोट भी यूज़ किया, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट भी यूज़ किया है। आई हैव अ
दिस डॉट ब्रांड को आप यहाँ प्रिंट कराओगे, ब्रांड को आपने यहाँ डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट में ये बिल्कुल होगा, तभी तो डिफाइन किया है, क्योंकि इसको जो डेटा मिल रहा है डबल कोट में वो यहाँ से जा रहा है और वो डेटा कंस्ट्रक्टर को जाएगा, कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ प्रिंट करा लिया तो अपना काम हो गया। हमने क्या लिखा यहाँ से Hyundai, हमने क्या लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई कार प्रेजेंट मेथड को प्रिंट कराओ, तो इसका जो आउटकम होगा वो क्या आएगा, आई हैव अ Hyundai। सो एज यू कैन सी in the example above, you call the method by referring to the object's method name followed by parenthesis and parenthesis would go inside the parenthesis, यानी कि parenthesis के अंदर आप parenthesis डाल सकते हो। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये हमने देखा जावास्क्रिप्ट के केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, रिएक्ट में नहीं चलता डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट राइट फॉर टेस्ट पर्पजेज ही होता है। इससे कभी भी आप किसी वेबसाइट में डेटा इंजेक्ट नहीं करोगे, डालोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगा और बाकी का सारा डेटा डोम का चला जाएगा, तो इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की प्रैक्टिस का यूज़ नहीं किया जाता। एक मिनट देना जरा, चलिए बात करते हैं क्लास में इनहेरिटेंस, बट उससे पहले आप ये कोड टेस्ट करके देख लो क्या ये काम वाम कर भी रहा है कि नहीं, या ऐसे ही है बस। तो यहाँ जाओ VS कोड में और आज का डेट हो गया भाई 06/12/24। क्लास डॉट HTML5 डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट टैग और अपने कोड को यहाँ पर कॉल करेंगे। सो अगर ये हमारा लॉजिक सही होगा तो राइट क्लिक करने पर और ओपन विद लाइव सर्वर में ये आपका वर्क करना चाहिए, ठीक है। आउटपुट आ रहा है हमारा। नेक्स्ट इनहेरिटेंस, तो आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को इंजेक्ट करा सकते हो, जैसे कि अभी हमारे पास कार के नाम से क्लास है, हम एक दूसरी क्लास बना रहे हैं मॉडल, और उसके अंदर हम एक्सटेंड क्या कर रहे हैं कार को, यानी कि एक क्लास को दूसरी क्लास में डाला जा सकता है, इंपोर्ट काइंड ऑफ कह सकते हो। और रिएक्ट भी इसको यूज़ करता है, PHP भी इसको यूज़ करता है एक्सटेंड वाली फीचर को। सो टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। A class created with a class inheritance inherits all the method from another class. So create a class name like model which will inherit the methods from the car class. तो car class में हमारा method क्या है present, और हमने इसको inherit कराया है यहाँ पर। तो हमने यहाँ जाकर एक नया constructor बनाया name और model।
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जब आप इस तरह से कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर हमने एक मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया, तो पहले वाला मेरा यहाँ पर काम कर जाए तो आपको प्रीवियस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर लाना पड़ेगा, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। जब इनहेरिट होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको फंक्शन कराने के लिए सुपर का यूज़ करना पड़ेगा, और सुपर में आपको अपने उस कंस्ट्रक्टर का नेम कॉल कराना है, और बाकी जो आप नॉर्मल करते हो वही सेम काम आपने नीचे करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर मॉडल के अगेंस्ट क्या ला रहे हैं, मोड। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला कि जैसे कि ऊपर अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, हमने यहाँ डिफाइन किया नेम, नेम में हमने क्या लिखा, दिस डॉट ब्रांड। तो बहुत जगह पर आपको क्लास ऐसे मिलते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। दिस डॉट जो आप लिख रहे हो ये कुछ भी हो सकता है, बट इक्वल टू में वही आएगा जो कंस्ट्रक्टर में ऊपर आपने मेंशन कर रखा है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ देखोगे नीचे वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पर डिफाइन किया मोड, लेकिन हमने यहाँ पर फुल एक्सप्लेन किया उसको, क्या लिखा, मॉडल, मॉडल इक्वल टू मॉड को कॉल कराओ। अब यहाँ पर हमने शो के नाम से एक मेथड अपना अगेन डिफाइन किया। अब दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कैसे लिखोगे, दिस डॉट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कहाँ पर है, कार के अंदर, लेकिन वो यहाँ एक्सटेंड की वजह से वर्क करेगा, एंड इट इज़ अ दिस डॉट मॉडल। मॉडल हमने यहाँ डिफाइन किया, लेकिन मॉडल की वैल्यू क्या है, हमने लिखा माई कार न्यू मॉडल, ब्रांड नेम इज़ हुंडई एंड मॉडल नेम इज़ एक्स्टर। तो आपका क्या होगा, जब आप यहाँ से इसको शो करेंगे तो ये प्रेजेंट को भी अपने अंदर रेंडर करेगा और शो को भी रेंडर कराएगा। आपको दोनों रिजल्ट एक साथ इसके देखने के लिए मिलेंगे। ट्राई करिए। वैसे हमने इसका शायद क्लास इनहेरिटेंस के नाम से बनाया भी होगा। ये देखिए क्या लिखा रहा है, आई हैव ए हुंडई एंड इट इज़ अ एक्स्टर। ठीक है, तो ये वर्कर। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को रेफरेंस इस तरह से दे सकते हो। आगे चल रहे हैं। सो सुपर को समझिए। द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया था। पेरेंट क्लास कौन है, कार। By calling the super method in the constructor method, we call the parents constructor method and get access to the parents properties and methods. तो वो आपका वर्क कर जाएगा इस तरह से। तो क्लास को डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। अभी आप यहाँ देखो एरो फंक्शन। अब ये बिल्कुल वो टेक्निक है जैसे आप हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं अभी तक। एरो में बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या है, और रिएक्ट एरो को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, या ऐसे भी चला सकते हो, बट एरो का यूज़ आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एरो होता है, याला ऊपर आइए। एरो फंक्शंस अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। तो दो तरह से फंक्शन बनते हैं, या तो आप फंक्शन कीवर्ड लिखिए, फंक्शन का नेम और रिटर्न कराइए डेटा, या फिर फंक्शन का नेम पहले डिफाइन करना है, लेकिन ये जो वेरिएबल है एक फंक्शन है और इसके अंदर आप डेटा रिटर्न करा सकते हो। तो आपका आउटकम यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, बट ये कोई एरो फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है हमारा। अब एरो की बात जब आती है तो एरो में क्या होता है, आप फंक्शन का नेम बनाते हैं इक्वल टू पैरेंथेसिस, इसी की वजह से इसका नाम पड़ता है एरो फंक्शन। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर। इससे आपका डिक्लेयर होगा एरो फंक्शन, और यहाँ पर जाके आप डेटा रिटर्न कराएंगे। और एरो फंक्शन आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी और रिएक्ट में भी दोनों जगह पर वर्क करता है। सो ये आपका सिंपल एरो का रिजल्ट। सो इट गेट्स शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड। मतलब मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे फंक्शन का नेम, एरो फंक्शन का सिंबल और अपना मैसेज क्या लिखना चाहते हो। तो ब्लॉक की नीड कहाँ गई, जहाँ पर आपका एरो फंक्शन कोई लॉजिक कंटेन कर रहा है या कोई मल्टी लाइन स्टेटमेंट आप यहाँ से पास कर रहे हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको आप चला के देखो, इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़िया से काम कर रही है चीज़ें। हमने यहाँ पर डिफाइन किया और गेट एलिमेंट बाई आईडी करके हमने उसके अंदर डेमो के अंदर कॉल भी करा दिया इसको।
सो नेक्स्ट, इफ़ यू हैव पैरामीटर, तो जैसे हम लोग क्या होता है नॉर्मल फंक्शन जब बनाते हैं तो हम लोग पैरामीटर यहाँ स्टोर करते हैं, एरो फंक्शन में आप पैरामीटर यहाँ स्टोर करते हो। तो यहाँ हो गए, इफ़ यू हैव पैरामीटर यू पास देम इनसाइड द पैरेंथेसिस, एरो फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाइए, हमने एक वैल्यू को डिफाइन किया है और हमने लिखा हेलो वर्ड प्लस वैल्यू। अब जो भी वैल्यू है वो जहाँ पर आप फंक्शन को प्रिंट कर रहे होगे वहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिखा है अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, कोड को कॉपी करिए, क्या लिखा हमने, हेलो को जब हमने प्रिंट कराया तो साउथ एक्सटेंशन का वैल्यू हमने यहाँ से दिया इसको। तो हेलो के पास ऑलरेडी अरीना एनिमेशन है, साउथ एक्सटेंशन, इस वैल्यू के ऊपर हम लोग वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं। तो तब जाके आपका बन क्या रहा है ये वाला पार्ट। ध्रुव, विवेक, बातें मत करो, हाँ आता है अच्छी बात है, बट और को डिस्टर्ब मत करो। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आइए, पैरामीटर एक्सटेंशन डॉट HTML5 एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं और हमने यहाँ पर लिखा जैसे कि ए। नॉर्मल जो आपको पढ़ाया गया वो ये वाला तरीका था कि भाई हम इस तरह से डिफाइन करते हैं चीज़ें। अब आपने यहाँ से लिखा रिटर्न ए, ठीक है, तो ए को डेटा कैसे रिटर्न होगा, तो जहाँ भी आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो, चाहे वो क्लिक के ऊपर हो या डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ लिखेंगे जैसे कि माई फंक्शन, और यहाँ पर अब क्या कहता है ए, जो कि एनी टाइप ऑफ डेटा है, मतलब वो नंबर भी ले सकता है, वो स्ट्रिंग भी ले सकता है। इसको जाके आप यहाँ पर बता के आओ, क्या बताओगे, जैसे कि अरीना एनिमेशन, तो कितने लोगों को लगता है आउटपुट आएगा, आना चाहिए अंकिश, हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना मैंने लिखा तो आएगा यार। मैं पूछो सही है कि गलत है, नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा ये बताओ। तो देखो क्या है यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि हमने फंक्शन बनाया, डेटा भी रिटर्न कराया, डेटा भी दिया है, लेकिन ये प्रिंट कैसे होगा, पॉइंट समझ रहे हो ना। तो हमने कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के उसके अंदर कॉल किया इसको, या फिर ये तब चलता कि जब ये रिटर्न की जगह पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए को कॉल किया होता है। पॉइंट समझ आया कि ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको प्रिंट करने का कहीं से हमने कुछ दिया ही नहीं, ना तो किसी एलिमेंट आईडी में जा रहा है, ना ही ये किसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर है, तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। चला के देखते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ब्लैंक है ना। अब ये बताओ क्या ये एरर है, कितने लोगों को लगता है कंसोल में कुछ होना चाहिए, अंकिश, अंकिश कैसे पढ़ा दो पूछो मत। चलो कंसोल पे एक नज़र डालते हैं, क्या आ रहा है, कंसोल क्लीन आ रहा है, क्योंकि भाई देखो आपने जो भी लिखा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम बात करें सिर्फ प्रिंट की, हाँ लॉजिक में अगर कहीं कुछ गड़बड़ कर लोगे, कहीं कुछ खुला छोड़ दोगे तो ये एरर है। अब चलो इसको फ्रंट एंड पे प्रिंट कराते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, हाँ अभी तो चलो ऐसे लिख लो। अब क्या ये सही है, आ जाएगा ना, कंसोल में आएगा, हमने कंसोल डॉट लॉग तो लिखा ही नहीं, कहाँ आएगा, पेज के ऊपर। अगर किसी आईडी पे ले जा रहे हो तो क्या लिखोगे, जैसे कि पैराग्राफ आईडी इक्वल टू डेमो फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, लिख देंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय फंक्शन, और वो इसमें चला जाएगा। राइट क्लिक, क्लिक हेयर फॉर इंस्पेक्ट, आ गया देखो डेटा पी के अंदर, ठीक है, तब भी चलेगा। उससे देखो जावास्क्रिप्ट को मतलब नहीं है वो क्या है, उससे ये पता है कि वो आईडी डेमो होनी चाहिए बस, समझ गए। हाँ अगर यहाँ पर आईडी का नाम चेंज करोगे यहाँ पे चेंज कर दो, उसे मतलब नहीं, वो टेबल हो, टीआर हो, टीडी हो, डिव हो, स्पैन हो, जो मर्जी हो, बस टेक्स्ट लिख सकता हो वो,
अब इमेज में लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इमेज विजुअल दिखाता है, इमेज पर आप टाइप नहीं कर सकते, तो वहाँ नहीं चलेगा, समझ गए। वहाँ पर आपको SRC वाला चलाना होता है सिस्टम। हाँ, जब लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े लाइट ऑन ऑफ करना सीखा था हमने, वो वाला तरीका चलता है। चलिए इधर आ जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न खत्म हुआ भाई, ये जो यहाँ पर चल रहा है, तो ये क्या एरो फंक्शन है। तो एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने लिखा हेलो, हमारा फंक्शन का क्या हो गया, नेम हो गया। वैल्यू इज़ अ पैरामीटर का नेम, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ जो आप रखना चाहो। अरीना एनिमेशन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको क्या करा, प्लस वैल्यू को प्रिंट करो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हेलो, क्योंकि ये फंक्शन का नेम है, और जो पैरामीटर है उसको हम डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं। इसी की वजह से ये हमारा फाइनल जो आउटपुट निकल का है वो अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन निकल का है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मेरे को अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन पूरा लिखना हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे A, B, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस, सही है क्या ये, या कुछ और होना चाहिए, A+ लिख सकते हैं। पंकज तुम क्या कहते हो? किसी टैग के अंदर, हाँ, वो तो वहाँ उसके लिए रिएक्ट के पॉइंट्स हैं। यहाँ भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को रिवाइज करें ताकि रिएक्ट हम लोग सीख पाएँ अच्छे से, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है आपका। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये तरीका आपका काम करना चाहिए बिल्कुल, है ना, क्योंकि A और प्लस भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, अगर मैं इसको ब्लैंक कर लूँ तो ये मुझसे दो चीज़ें मांगना चाहिए। यहाँ जाइए, ठीक है, यहाँ लिखिए जैसे कि अरीना एनिमेशन, ये होगी A की वैल्यू, और यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, साउथ एक्सटेंशन लिख देते हैं। आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अंकिश? सच बता, जावास्क्रिप्ट चलाई थी नहीं चलाई थी? कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा अभी तूने? डायरेक्ट रिएक्ट पे? फिर तो अच्छा मैं रिविजन करा रहा हूँ, कम से कम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, तो ध्रुव बताएगा। ध्रुव ये क्या स्ट्रक्चर सही है? सही है। और विवेक का क्या कहना है? आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये तो एरो फंक्शन की फाइल आप देख रहे हो, यहाँ वाली देखो, आउटपुट आ गया। एक स्पेस की कमी है, तो स्पेस आप चाहो तो यहाँ पर लगा दो या यहाँ लगा दो, या फिर अगर हम यहाँ पर लिख दें स्पेस इधर, तो क्या ये सही है ना? तो कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, हर जगह पॉसिबल है लगाना। तो ध्यान रखना A, B, C, जितने मर्जी हो सकते हैं, चाहो तो इसमें आप कैलकुलेशन भी करवा सकते हो सारी चीज़ें। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्लस ऑलरेडी रिटर्न में कर दिया। तो यानी कि जब आप गेट एलिमेंट बाई ID करोगे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली सेट आएगा इसके अंदर। तो चलो एरो फंक्शन को हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे। उठाइए इसको, और ये तो हमने पढ़ लिया जो हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, भूल जाओ उसे। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन माई फंक्शन इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो का सिंबल बनाइए और रिटर्न करिए अपना डेटा। हाँ जी, तो क्या लिखें यहाँ पर आउटपुट लाने के लिए? फंक्शन बना हुआ है, डेटा डेमो में पहुँचाना है, क्या लिख दूँ मैं? ठीक है, फंक्शन का नेम, रिटर्न हो रहा है डेटा, रिटर्न होके किस में रेंडर हो जाएगा? ID के अंदर। चलो यहाँ आ जाओ, वर्क कर रहा है बिल्कुल। अब मान लो कि आपके पास कोई पैरामीटर है, जैसे कि x हमारे पास एक पैरामीटर हो गया। अब इस x को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? प्लस x। अंकित सामने लिख लो, फिर क्या समझ नहीं आया क्या फ़ायदा। तो यहाँ जाके क्या लिख दोगे?
जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर डेमो, यहाँ जाइए, वर्क कर रहे हैं। तो मतलब ये हमें समझ में आ गया कि एरो फंक्शन के अंदर जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, ये तरीका सिंपल वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया इसके अंदर। तो वापस से अपनी इस वाली फाइल पर आ जाइए। ये क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, आपको करली ब्रेसेस की नीड ही नहीं है, ना ही आपको रिटर्न की नीड है। आप ये 3 चीज़ें हटा सकते हो, डायरेक्ट रेंडर हो जाएगा। बट यही सेम काम तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। कि अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि बिना रिटर्न कराए डेटा रिटर्न लेना हो तो कैसे आएगा, सीधा सा आंसर एरो फंक्शन, ठीक है। एक तो लिखने का तरीका बदल गया, कोड शॉर्टर हो जाएगा। कोई पैरामीटर देना है, आप पैरामीटर डालो, प्लस लिखो विदाउट रिटर्न, आपका तो भी काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भी, हम पैरामीटर भी बिना पैरेंथेसिस के डाल सकते हैं इसमें। ये काम नॉर्मल फंक्शन में आप नहीं कर सकते हो। तो क्या लिखा हमने, फंक्शन पैरेंथेसिस भूल जाओ, सीधे पैरामीटर, एरो सिंबल अपना ध्यान रखिए, अपना लिख दीजिए, आपका आउटपुट तब भी आएगा इस केस में। सो अब यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं दिस कीवर्ड की। व्हाट अबाउट दिस? कई बार कोड में हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने एक मार्क्यू बनाया। मार्क्यू पता है, दिस इज माय फर्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट विद HTML। और यहाँ से आप इसको चलाओ तो एक टिकर चल रहा है हमारा इस तरह से, सिंपल, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है और आज भी वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब ये मैसेज नॉन स्टॉप चल रहा है और हम इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो JS में आप जाके एक चीज़ लिख देते हैं, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप। रुक गया? ऐसे आप चलाने, हाँ ठीक है। और ऑन माउस आउट हम कहते हैं कि भैया इस प्ले हो जाए, तो क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टार्ट, ठीक है। ये हमने माउस मूव किया, स्टार्ट हो गया, माउस मूव किया, स्टॉप हो गया अपना, इस तरह से, ठीक है। तो दिस आज की प्रैक्टिस नहीं है, दिस बहुत पुरानी प्रैक्टिस, मतलब जब से जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस है फ्रॉम 1995 से, तब से लेकर टिल डेट तक दिस आज तक यूज़ में है अपने। अब अभी आपने हाल फिलहाल में दिस कहाँ देखा था, क्लास के अंदर। चलो इसके साथ डिटेल में समझते हैं। बंद करो, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, यहाँ आ जाओ। द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। In short, with arrow functions, there is no binding of this. In regular functions, the this keyword represent the object that called the function, which could be the window, the document, a button, or whatever. With arrow functions, the this keyword always represents the object that define the arrow function. Change हो गया पूरा statement. So, इसका एक example हम लोग देखेंगे. Let us take a look at 2 examples to understand the difference. Both examples call a method twice, first when the page load and once again when the user click a button. The first examples use a regular function and the second examples use an arrow function. The result shows that the first example 2 different objects, windows and button, and the second example return the header object twice. चलिए, तो हमारे पास एक क्लास है हेडर के नाम से, विद अ रेगुलर फंक्शन दिस रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड द फंक्शन। तो हमारे पास क्लास, जैसे कि आपको पता चल गया, जब भी कोई क्लास बनाएंगे तो क्लास कीवर्ड का यूज़ होगा। हेडर हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, H कैपिटल में आएगा। कंस्ट्रक्टर जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या डेटा रिटर्न कराना है वो जाके आप यहाँ लिख के आओगे। तो जैसे इस बार के केस में हमने क्या करा, ऊपर नहीं डिफाइन किया कलर को,
हमने सीधे सीधे कलर को एक वैल्यू दिया, दिस डॉट कलर इक्वल टू क्या होगा, रेड होगा। और हमने यहाँ पर एक अपना फंक्शन बनाया, क्या, चेंज कलर फंक्शन, ये एक सिंपल फंक्शन है। और हमने यहाँ पर जाके लिखा कांस्टेंट, हेडर को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया, यहाँ पर माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर। हमने यहाँ पर लिखा जाए कि विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, किस पर लिसन करेगा, ऑन लोड, ठीक है। तो माई हेडर डॉट चेंज कलर फंक्शन जो है मेरा कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब हमने एक बटन बनाया, हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। तो बटन किस पर लिसन होगा, क्लिक पर। चॉइस है तुम्हारी, आपको डबल करना है तो डीवीएल क्लिक लिख लेना, काम करेगा। हमने क्या लिखा, माई हेडर डॉट चेंज कलर, ठीक है। अब ये माई हेडर क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आपने इसको जो इनिशियलाइज किया है वो माई हेडर के अगेंस्ट किया है, तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ रहा है, माई हेडर, और चेंज कलर इसके अंदर हमारा फंक्शन होना डिफाइंड है। तो चलो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट विंडो, क्लिक करेंगे, क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट, क्योंकि हमने बटन को ट्रिगर किया है। यहाँ पर हमारा विंडो पर चला तो विंडो लिखा गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ऑन लोड विंडो। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, विद एन एरो फंक्शन दिस रिप्रेजेंट्स द हेडर ऑब्जेक्ट नो मैटर हु कॉल्ड द फंक्शन। तो चलो हमने यहाँ पर क्लास हेडर को डिफाइन किया अगेंस्ट इन द सेम वे, चेंज कलर के अंदर हमने जाके अपना डिफाइन किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, इनर HTML में हमने असाइन किया प्लस इक्वल टू दिस। सेम हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना, कांस्टेंट माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, लोड माई हेडर चेंज कलर, और बटन के ऊपर भी सेम प्रैक्टिस आप यूज़ कर रहे हो। अब क्या लिखा रहे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एरो फंक्शन में समझ में आया, एरो फंक्शन में अगर दिस यूज़ करोगे तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ना कि वो आपको इवेंट रिटर्न करेगा उसके अंदर। प्रीवियस एग्जांपल में आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा था, ये विंडो को रिटर्न कर रहा था और ये आपके बटन को रिटर्न कर रहा था। और एरो फंक्शन के केस में दिस कीवर्ड जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई हेडर, हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, उसके अंदर हमने क्लास को कॉल कराया हुआ है। So remember these differences when you are working with functions. Sometimes the behavior of regular function is what you want, if not use arrow functions. तो arrow functions उसको refine कर देगा आपके कोड को। बात करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल अपने को क्लियर है, कौन कौन से होते हैं, वेर, लेट और कांस्टेंट। तीनों में फ़र्क बताओ, सामने लिखे हुए, इनको छोड़ दो। वेर, लेट, कांस्टेंट, तीनों में फ़र्क बताओ क्या होते हैं। किसी को भी याद नहीं। देखो वेर तब से चल रहा है जब से जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि 1995, ठीक है। 1997 में ऑफिशियल किया गया और फर्स्ट टाइम वेब ब्राउज़र के अंदर आया। तो वेर तब से लेके टिल डेट तक चल रहा है। लेकिन 2015 जब इंट्रोड्यूस हुआ और ECMA 6 इंट्रोड्यूस हुआ तो आपका दो और अपडेट आए, लेट और कॉन्स्टेंट। अब मान लो कि तुम एक ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो उसके एंड यूज़र हैं, बहुत शायद हो सकता है आज भी पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि विंडो, मेरे ख्याल से शायद XP हो सकता है फॉर एग्जांपल, ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं। सो वेर के साथ क्या एडवांटेज है, वेर मॉडर्न और ओल्डर दोनों में चलता है। ये बिल्कुल अलग हटके डिफरेंस बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन लेट और कॉन्स्टेंट सिर्फ मॉडर्न में चलते हैं, ओल्डर ब्राउज़र में नहीं चलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी कि 2015 से पहले की अगर बात करोगे और कुछ टाइम पर जो विंडो चलती थी, जो ब्राउज़र्स होते थे, ये फेल है। ये 15 के टाइम पर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं ब्राउज़र्स के वर्जन, उनमें ही चलेगा। ये पहला डिफरेंस ध्यान रखना। दूसरा, अब लेट जो होता है वो क्या होता है, आपका ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या हुआ, यानी कि
आपने लेट से लिखा लेट एक्स इक्वल टू कोई एक वैल्यू डाल दी, लेट को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मान लो कि फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास एक ऐसा सिनेरियो है, तुम इंटरव्यू में गए, तुमसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास एक है प्राइस 1, एक है प्राइस 2 और उसका मुझे टोटल निकालना है, तो वेरिएबल कैसे बनाओगे? मतलब प्राइस 1 प्राइस 2 को कांस्टेंट करोगे, या प्राइस 1 प्राइस 2 को लेट करोगे, या जो टोटल का वेरिएबल बना रहे हो जिसमें प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या करोगे? सही प्रैक्टिस बताओ। लेट किसको करोगे? हम लेट और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। वेर का तो मैंने को डिफरेंस बता दिया कि वेर चला सकते हैं, वेर का जो मेजर एडवांटेज है वो ओल्डर और मॉडर्न दोनों पर काम करता है। लेट और कांस्टेंट में क्लैरिटी लेकर आओ, इसका डिफरेंस करने के बाद भी नहीं समझ में आता, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इसके अंदर। दोनों ही ब्लॉक होते हैं, कांस्टेंट में जो लिखोगे वो भी ब्लॉक है और लेट में जो लिखोगे वो भी ब्लॉक है। चलो प्रैक्टिकली समझाता हूँ, शायद थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ आओ, मान लो हमने एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया, हमने यहाँ से देखो वेरिएबल डिफाइन करने के 4 तरीके होते हैं, वैसे हमने पढ़े 3 हैं लेकिन होते टोटल 4 हैं। एक होता है ऑटोमेटिक जिसको हम बोलते हैं अनएथिकल। आपने लिखा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू आपने लिखा 6 और z इक्वल टू आपने लिखा x प्लस y। आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जाके लिख सकते हो। तो क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है तो ऊपर एक आईडी भी बना लो। क्या लिख देंगे? पैराग्राफ आईडी इक्वल टू डेमो, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जाके डिफाइन करोगे डेमो डॉट इनर HTML पे हम लोग क्या कॉल करा देंगे? जी, ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया। अब पहले ये बताओ क्या जो हमने लिखा है तरीका ये सही है कि गलत है? सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और यहाँ एंटर कर दूं तो क्या ये चलेगा आउटपुट में? ठीक है, तो कब ब्रेक करना है इसको भी समझो, क्योंकि अब तुम रिएक्ट की तरफ जा रहे हो। तो रिएक्ट ये कहता है कि एक लाइन में लंबा कोड मत लिखो, 80 करैक्टर अगर हो गए तो ब्रेक कर लो। लेकिन कहाँ? या तो इक्वल टू से पहले या इक्वल टू के बाद में। अगर तुमने यहाँ ब्रेक कर दिया तो ये कोड एरर कर जाएगा, ये नहीं चलेगा आपका, ये आउटपुट नहीं देगा आपको, क्योंकि ये 2 अलग लाइन की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ ब्रेक कर लो या यहाँ ब्रेक कर लो तो ये चलेगा। चलो पहले देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। हमारा टोटल कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना। ज़रा वेरिएबल के ऊपर पॉइंटर लेके आओ, क्या है? एनी है ना, क्योंकि एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी कब आता है? जिसमें आप मिक्स डेटा पास करा सकते हो। अब ऐसा ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, इसको इसलिए बोलते हैं अनएथिकल। ये आपकी सही प्रैक्टिस मानी जाती है कि एटलीस्ट वेर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या समझ में देख आ रहा है? इससे पहले क्या हो रहा था? अब समझदार हो गए? तो यानी कि कीवर्ड देना बहुत ज़रूरी है, इससे कोड को क्लियरिटी मिलती है कि आप क्या दे रहे हो उसको डेटा। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल x इक्वल टू 5, ये सब आप देख लो रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं ज़रा। अब मैं यहाँ जाके फिर से वेरिएबल x लिख देता हूँ और मैं यहाँ से स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ x। आउटपुट क्या होना चाहिए? अनडिफाइन आना चाहिए क्या? अनडिफाइन आना चाहिए।
अनडिफाइंड कब आता था? अभी क्या सिनेरियो है? हाँ यहीं पर, लेकिन यहीं पर तुम्हारी कोडिंग कंफ्यूज हो जाती है। देखो ना ना ना, अभी उस पर बाद में आएंगे, पहले वेर को समझ लो। देखो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल एक्स के पास वैल्यू है, लेकिन दोबारा आपने वेरिएबल एक्स लिखा। अगर मैं पहली लाइन को बंद कर दूं तो ये है अनडिफाइंड, क्योंकि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई। लेकिन एक्स को वैल्यू तो दी है ना, हमने अपडेट नहीं किया हुआ है, तो ये अनडिफाइंड नहीं है, आउटपुट होगा। समझ आ रहा है? अब इसको आप यहां से वैर की जगह क्या कर लो, लेट। आ गया एरर। क्या बोलता है, एक्स जो है वो नंबर है, लेकिन कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। यानी कि पूरे प्रोग्राम में चाहे स्क्रिप्ट टैग एक हो या दूसरे स्क्रिप्ट टैग में हो, आप एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो नए, जैसा आप लोग नए डेवलपर हो, कोडिंग कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी आसानी है। जिसको वैर के साथ खेलना आता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो नया प्रैक्टिस है उसमें लेट और कॉन्स्टेंट अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको बहुत आसानी होगी। यानी कि आप पूरे प्रोग्राम में एक्स को रीइंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अब सिनेरियो ये आता है कि इस्तेमाल क्या होगा, कैसे सिनेरियो में इसको यूज़ करें। वैसे आपने कोशिश ये करना है कि अब जितना भी आप काम करेंगे वैर को यूज़ ना करें आप, क्योंकि वैर रीडिक्लेयर हो जाता है। आपने देखा दोबारा आ गया था। तो क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास एक सिनेरियो है, वेरिएबल प्राइस 1, सही लिखा मैंने, 5, वेरिएबल प्राइस 2 मेरे पास है 6, वेरिएबल मैंने लिखा टोटल इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, और आप यहाँ पर जाके टोटल को प्रिंट करा रहे हैं, तो टोटल हो ही जाएगा हमारा। यहाँ पर टोटल 11 आ गया है ना। अब अगर ये सेम टास्क आपको दिया जाए इंटरव्यू में करने के लिए, भाई लेट और कांस्टेंट में करना है, तो अभी देखो सीधी सी बात है, प्राइस अगर आपने लिख दिया तो कोई ऐसा तो डायनामिक है नहीं कि भाई किसी एक्सटर्नल सोर्स से अपडेट हो रहा है प्राइस। तो जो चीज़ अपडेट नहीं हो सकती वो जाती है, तो शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि जो मैंने लिख दिया वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं कोई भी, तो क्या जाएगा, कांस्टेंट। अब बात आती है नीचे की, तो नीचे का जो टोटल है वो 1 और 2 अपडेट हो रहा है ना, यानी कि आप ऊपर जो भी चेंज करो नीचे अपडेट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट ना होके क्या जाएगा, लेट में जाएगा। कांस्टेंट में चला दो, दिखा देता हूँ, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन ये कोड का सही तरीका नहीं लिखने का। जब आप इसको इंटरव्यू में इस तरह से लिख के इसका टोटल दिखा दोगे ना कि सर लीजिए आउटपुट आ गया, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो। क्योंकि कांस्टेंट मैंने क्या बोला, जो डेटा मुझे अपडेट नहीं कराना उसको देना है। टोटल तो मेरा अपडेट हो सकता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने लिखा लेट टोटल, तो मैं यहाँ पर अगर कल को जाके 10 कर लूँ तो ये तो मेरा अपडेट हो रहा है ना। तो जो चीज़ अपडेट होती है वही लेट हो सकती है, जो चीज़ अपडेट नहीं होती है वही कांस्टेंट होती है। सीधा सा फंडा है, बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से। तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में अगर तुमने लेट पर तीनों का आउटपुट दिखा दिया करके तो तुम्हें लगे आउटपुट तो मेरा आ गया, सम हो गया, लेकिन तुम रिजेक्ट हो इतनी सी गलती की वजह से, और तुमने तीनों को कांस्टेंट पर टोटल कर लिया तो भी तुम फेल हो गए। आउटपुट लाना टास्क नहीं है, कोड लिखना सही टास्क है। तो आपका कोड का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि तुम कोड क्या लिख रहे हो। अगर कोडिंग गलत चला रहे हो, आउटपुट सही ला रहे हो, उससे मतलब नहीं है भाई, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके दिक्कत करेगा तुम्हें। क्योंकि जब डायनामिक कोड डेटा आना स्टार्ट होगा तब तुम फंस जाओगे उस केस में। तो समझ में आया, कांस्टेंट पे क्या जाता है, जिसको मुझे कभी भी किसी भी सोर्स से अपडेट नहीं कराना, दैट इज़ अ कांस्टेंट। और जो हो सकता है अपडेट वो होता है लेट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो कांस्टेंट के केस में भी क्या है कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं इसको अभी होल्ड कर देता हूँ। मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया x
10, मैंने फिर वेरिएबल बनाया x15। अब मैं यहां पर x को लिख रहा हूं। चलो आउटपुट बताओ क्या होगा। क्यों होगा? यानी कि जब x चला तो 10 था, लेकिन जब दूसरी लाइन में पहुंचे तो वैल्यू वहां पर डिफरेंट थी, तो रीडिक्लेयर हो गया। यहीं पर आपको लेट ना बचा लेता है, वो कहता है भाई ऐसा करना ही क्यों है ये बताओ। ठीक है, तो लेट आपको रोक देगा और कांस्टेंट भी आपको सेम यही करता है। अगर इतना लिखोगे तो आप कभी भी डिफरेंस नहीं कर पाते दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के काम है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जिसको नहीं अपडेट कराना वो होता है कांस्टेंट, जिसको अपडेट कराना होता है वो होता है कांस्टेंट। अब इसको ज़रा और बदलते हैं, इंटरव्यू में तुम्हें कहाँ फंसाया जा सकता है। वेरिएबल में ही हमने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पर लिखा इस लाइन में अब बताओ आउटपुट क्या होगा। ट्वेंटी होगा, समझाओ क्यों होगा। वेरिएबल का ऊपर रिड्यूस कर दिया और x की वैल्यू बढ़ा दी उसकी, तो लेकिन वो एनी में जाएगा, बदल जाएगा। पॉइंटर लेके आओ। एनी क्यों होगा? ऊपर तो हमने बता रखा है ना, तो हम उसको असाइन कर रहे हैं, यानी कि रीअसाइन हो गया एक तरह का। जो आप प्लस इक्वल टू करके करते हो वही काम अब आपका इक्वल टू काम कर रहा है। यानी कि x के पास 10 था, हमने x को बोला कि x की जो भी वैल्यू उसमें प्लस और कर दो 10, तो मेरा 20 हो गया। तो पता है इंटरव्यू में इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में हम फेल होके आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं देखा होता कोड के साथ में। तो अब इधर शुरू करो लेट और वेर की जर्नी को यहाँ से। अब क्लियर है ना, समझा सकते हो ना इंटरव्यू में। तो मान लो बिफोर ES6 there was only one way of defining your variables with the where keyword. If you did not define them, they would be assigned to global object. ठीक है, unless you were in strict mode, then you only get an error if your variable were undefined. So now with ES6 there are three ways to defining your variable: where, let and constant. Variable मान लीजिए आपने लिखा x इक्वल टू 5.6, तो इसका रिजल्ट आपको वही मिल जाएगा। अगर सेम रेंडर कराओगे, किसी के साथ इनिशलाइज करोगे तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इफ़ यू यूज़ वेर आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप, और इफ़ यू यूज़ लेट इनसाइड of a function it belongs to that function. If you use where inside a block, example a for loop, the variable is still available outside of that block. So variable has a function scope, not a block scope. ये तीसरा और बड़ा डिफरेंस। तो दो तो मैंने आपको पहले बता दिए, तीसरा समझ में आया। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर आ जाओ, इन सबको भूल जाओ, ये आपने प्रैक्टिस समझ ली। अब इधर देखो, आपने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 5। हम यहाँ पर जाके लिख रहे हैं क्या, एक फंक्शन। फंक्शन का नेम क्या है, माई फंक्शन। और हमने यहाँ जाके इसको क्लोज किया, हमने यहाँ पर जाके एक और फंक्शन वेरिएबल बना दिया y। ठीक है, एक कहाँ है, फंक्शन के बाहर, एक कहाँ पर है, फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई FUNCTION, माई फंक्शन, और यहाँ मैं जाके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट y, और यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक BR की मुझे नीड है यहाँ पर, और एक मैंने यहाँ पर जाके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
एक्स। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो सामने देखो, अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। हम एक्स वेरिएबल को कोड में सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा है, ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप वो स्कोप होता है जहाँ पर आप एक वेरिएबल को डिफाइन करके जितनी मर्जी बार यूज़ करना चाहते हो कोड में कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, इसके आगे डिक्लेयर आउटसाइड एंड कॉल्ड इनसाइड, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ से इसको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई डिक्लेयर आउटसाइड एंड कॉल्ड आउटसाइड। देखो डिफाइन तो हमने यहाँ करा था ना, लेकिन हम लोग फैच कहाँ करा रहे हैं, कुछ होने के बाद में यहाँ पर। चलो तो ओपन करेंगे लाइव सर्वर और बी आर हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। चलो तो क्या लिखा रहा है, 5 डिक्लेयर आउटसाइड एंड कॉल्ड इनसाइड, 5 डिक्लेयर आउटसाइड एंड कॉल्ड आउटसाइड। दोनों ने काम करा, मतलब ये यहाँ पर फैच हुआ, ठीक है, और यही पार्ट मेरा यहाँ पर भी फैच हो गया। बट प्रॉब्लम कहाँ है, मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाई, वाई डिफाइन किया था ना हमने। क्या वाई का कोई आउटपुट आया है, जरा चेक करो यहाँ पर। नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आया? कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन कर देते। नहीं समझ आ रहा, चलो सामने देखो। तो हमने एक वेरिएबल अपना बनाया x, तो x अपना काम बढ़िया कर रहा है क्योंकि वो प्रोग्राम में सबसे पहले और बाहर डिफाइन है। तो यानी कि मैं इसको अंदर भी एग्जीक्यूट करा पा रहा हूँ और बाहर भी मैं एग्जीक्यूट करा पा रहा हूँ x को। लेकिन y कहाँ पर है, एक मिनट सर, आपने उस वाले फंक्शन को इसमें कॉल किया है? किस वाले को? मतलब ऐसे होता है ना फंक्शन के अंदर, अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसी में ही हम फैच करा सकते हैं। हाँ भाई मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे कैसे। y का मुझे आउटपुट ला के दिखाओ, कैसे लाओगे? नहीं ट्राई करना, तू कर सकता है, पता। यहाँ पर वेरिएबल y की जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। तो मैंने माई फंक्शन भी प्रिंट कराया, लेकिन मैंने जब यहाँ पर y को लिखा तो मेरा y का कोई डेटा नहीं आ रहा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना x को मैंने यहाँ लिया, मैंने इसके साथ में इसलिए लिखा था डिक्लेयर आउटसाइड बट कॉल्ड इनसाइड। तो और यही मेरा देखो डेटा यहाँ पर काम कर रहा है। दूसरा वाला भी मेरा आ रहा है यहाँ पर कि डिक्लेयर आउटसाइड एंड कॉल्ड आउटसाइड। तो यानी कि जो वैल्यू हम जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसी में ही राइट कराते हैं, तो कुछ था। हाँ क्योंकि वो तो ग्लोबल था इसलिए कहीं भी फैच करा रहे हैं उसको, लेकिन जिस फंक्शन के अगर हम बाहर करेंगे तो मतलब जिस फंक्शन बना तो उसी में ला सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसको हटाते हैं। सो अगर आपने एक वेरिएबल को किसी फंक्शन में डाल दिया, अब वो क्या हो गया, फंक्शन स्कोप, यानी कि वो उसी में ही ट्रेट होगा, उसके बाहर नहीं, ठीक है। तो यही सेम होता है लेट के साथ। लेट को अगर आपने बाहर डिफाइन किया तो अंदर नहीं ले जा सकते, और अंदर डिफाइन करा तो अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं ला सकते, लेकिन वेरिएबल चल सकता है। तो कभी तुम्हें अगर आज के मॉडर्न कोड में ऐसी नीड है कि बाहर का कुछ अंदर ले जाना है कहीं पर, तो वेर के साथ जाना, लेट के साथ मत जाना,
उस केस में। सो लेट की बात करते हैं। लेट इज द ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ वेयर एंड is limited to the block or expression where it is defined. So if you use let inside of a block, example for a loop, the variable is only available inside of that loop. But where के साथ होगा तो मैं loop के बाहर भी उस where को fetch कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से होता है constant, ये भी आपका वैसे ही है। constant is a variable that once it has been created its value can never change, आप बदल नहीं सकते उसको, अपडेट नहीं होगा वो। सो कांस्टेंट भी क्या होता है, ब्लॉक स्कोप में ही होता है। अगर ये स्टेटमेंट देखो दोनों सेम है, इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है, इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती। सो द कीवर्ड कांस्टेंट इज बिट मिसलीडिंग, बट समझते हैं इसको। इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू अ वैल्यू। सो बिकॉज of this you cannot reassign a constant value, reassign a constant array, reassign a constant object, but you can क्या कर सकते हो, चेंज द एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट एरे, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये आगे देखेंगे हम लोग कैसे चेंज होती है, बट रीअसाइनिंग नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, इस सबको भूल जाओ, हमने लिखा लेट x इक्वल टू 5, मुझे x को अपडेट करना है, क्या करें, मतलब कुछ नई वैल्यू देनी है इसको, तो लेट में कैसे करोगे, आप ये लिखोगे भाई x प्लस इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दोगे x प्लस 5, हमने लिख दिया इस तरह से कुछ। तो यहाँ देखो तो x में रीअसाइन हो सकता है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, मतलब लेट के केस में। कुछ डिफरेंस हो जाएगा, मतलब सीधा x नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये कि आप x के आगे फिर से लेट नहीं लिख सकते हो। वेर के केस में चल जाता है, वेर के आगे आप वेर लिख के फिर से चला लो, लेकिन ये नहीं करने देगा आपको। या जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, इस तरह से देखो चल रहा है ना, प्लस इक्वल टू वही काम कर रहा है, इक्वल टू एक्स वही काम कर रहा है। तो देखो ये भी क्या है, लेट एक्स ही है ना, और ऊपर वाला भी क्या है, लेट एक्स है। लेकिन अगर तुमने यहां लिख दिया लेट एक्स, बन गया एरर। और यही अगर मैं बोलूं वेर, तो क्या कोई एरर है, क्लियरिटी हुई थोड़ी सी है नहीं। यानी कि लेट को रीअसाइन किया जा सकता है लेकिन रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि इस तरह से अगर आपने लिख दिया तो ये रीडिक्लेयर माना जाएगा। बट अगर आपने x ऊपर लिखा लेकिन लेट नहीं लिखा उसके आगे, तो ये रीअसाइन कंसिडर किया जाएगा, ना कि रीडिक्लेयर किया जाएगा। सो कोड को अगर थोड़ा डिटेल में समझ जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो बड़ा ना कन्फ्यूजिंग सी रह जाती है चीज़ों के अंदर। और सबसे ज़्यादा बच्चा जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू हमारा फेल होकर आया है वो लेट और कॉन्स्टेंट में ही फेल होकर आया। कहता सर लेट कॉन्स्टेंट पूछ लिया, वही नहीं समझ में आ रहा था। हमने उनको बोल दिया जी दोनों ब्लॉक स्कोप होते हैं, कहते अच्छा तो फिर कुछ तो डिफरेंस होगा जब डिफाइन किया तो, है ना। तो जैसे कि टोटल हमारा लेट से भी आ रहा है, टोटल हमारा कांस्टेंट से भी आ रहा है, लेकिन गलती क्या हो गई कि हम तो खुश हो गए भी आउटपुट आ गया, टोटल हो गया, लेकिन क्या लिखना था सही वेरिएबल का टाइप, ठीक है। तो वो चीज़ को वो लोग चेक करते हैं आपकी, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्या ये रीडिक्लेयर हो रहा है या ये रीअसाइन हो रहा है। तो ये असाइन हुआ है ना, रीअसाइनमेंट, यानी कि 5 को हमने फिर से उसकी +5 कर दिया वैल्यू को। तो मेरे ख्याल से वेरिएबल ऑफ कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है आप लोगों के लिए, अच्छे से एक बार ब्रशअप हो गया दोबारा से, ठीक है। इसलिए मैं रिएक्ट को ना लास्ट में रखता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ना जावास्क्रिप्ट के बाद में बूटस्ट्रैप पढ़ा दो, उसके साथ में रिएक्ट पढ़ा दो। तो जब तुम्हारी फाइनल ज़रूरत आती है ना तब तक तुम भूल जाते हो, फिर जैसा अभी तुम्हारे साथ हो। जबकि तुम देखा जाए तो जब तुम्हें PHP पढ़ाया गया था वो पूरा एक तरह से जावास्क्रिप्ट का रिवीजन ही था, लिखने का तरीका तो बदल गया था, लेकिन है पूरा का पूरा क्या, जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए ये 6 का जो एक पार्ट दिया गया ये ब्रशअप के लिए इसलिए डाला जाता है ताकि आप रिएक्ट को चलाने से पहले रिएक्ट में लिखना कैसे है उसको क्लियर कर लो। तो चलो आज हम लोग वेरिएबल तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे अपने एरे वगैरह के टॉपिक को। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको।